हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली। और बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है वेक्टर अलजेब्रा का। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के साथ में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर भी जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बच्चों आपके साथ में शेयर करूंगा उन्हें याद जरूर रखना, क्योंकि अगर आपने इनको याद नहीं रखा और बाय चांस इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको यहाँ पे उन क्वेश्चंस को करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए आज के लेक्चर में काफी कुछ इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन होने वाला है। आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों अगर यहाँ पर कोई नया है जिसने अभी भी अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो उसने रेड बटन प्रेस करना चाहिए और बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके रेगुलर लेक्चर्स हो रहे हैं फ्रॉम 7 to 10 फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे जेई के लिए पूरी तरह से रेडी किया जा रहा है। आपको शाम को क्विजेस भी होती हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे रेगुलरली गाइडेंस सेशंस भी होते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग इज वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एज अ टीम quality content to all of you for free through this particular channel. ठीक है, so make sure that you also spread the word, है ना, शेयर दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड शेयर इट विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, जो यहाँ पर हमारा सीरीज का नाम है। ठीक है, ताकि हम आपके पोस्ट को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। बच्चों अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर जो हम मिशन को लेके आगे बढ़े हैं, जो रिवॉल्यूशन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो पाएगा और इंडिया में कोने कोने में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो डू स्प्रेड द वर्ड। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ कुछ कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, देन वी ऑल 4 आर प्रेजेंट ऑन टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप पर बच्चों हमारा एक अनअकैडमी जेई का ग्रुप भी है। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो देन इट इज़ रियली ईजी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने ब्राउजर में आपको लिखना है tinyurl.com/JEE live chat एंड यू विल गेट परमिशन टू ज्वाइन द ग्रुप, जहां पर हमारे साथ में ऑलरेडी लगभग 25,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स अ रियली बिग नंबर। इतने सारे बच्चों को देख के एक तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा आपको कि यू आर नॉट अलोन। यहाँ पर आप अकेले ही ऑनलाइन पढ़ाई करके जेई क्रैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पाथ को फॉलो करके जेई क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको बच्चों इस पर्टिकुलर चैनल पे चीजें समझ में आ रही हैं जो एक्चुअली एजुकेशन के लिए बना नहीं है। वी आर यूजिंग इट इन अ वेरी गुड कॉज कि यहाँ पे हम एजुकेशन प्रोवाइड करें थ्रू यूट्यूब, लेकिन अनअकैडमी प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो एजुकेशन के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो YouTube पर नहीं हो पाती हैं और उस वजह से अनअकैडमी प्लस बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, टीचर्स के लिए भी एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर जो लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, उसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होता है और आपके सारे क्वेरीज ऑन द स्पॉट कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके डाउट क्लियरिंग के अलग से डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे और आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने को मिलेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज अटेंड करने को मिलेगी एवरी संडे। ठीक है, सो दैट इज अ बिग प्लस। अगर आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस का, यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम चारों टीचर्स के साथ साथ यहाँ पे इंडिया के और भी ऑसम टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उन टीचर से पढ़ने के लिए आपको कोई अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। यू विल जस्ट सब्सक्राइब टू योर गोल और उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वो सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे एंड यू आर फ्री टू यूज दैट प्लेटफॉर्म एज मच एज यू कैन। ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों यहाँ पे आपके जो कोर्सेज चल रहे हैं, इमर्ज 11th क्लास के बच्चों के लिए और इवॉल्व 12th क्लास के बच्चों के लिए, यहाँ पर सारे ही सेशंस जो अभी तक हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि अब जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो और वो बहुत जल्दी अपना बैकलॉग कवर कर पाएं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे के मन में अगर ये बात है कि हम पीछे वाले जो लेक्चर्स हमारे छूट गए हैं उसका हम कैसे कवर अप करेंगे, देन वो अनअकैडमी प्लस पे बड़ी आसानी से बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे आसान होता है कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप में जाकर प्लस सेक्शन में अपने गोल मतलब IIT जेई को सब्सक्राइब करो। ठीक है, IIT जेई को जब आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करोगे तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं वो 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन हैं। ठीक है, यू कैन गो फॉर लोअर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, लेकिन उस केस में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी कम नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर अनअकैडमी प्राइसेस काफी कम रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आफ्टर यू यूज जेई लाइव कोड, जो हमारी टीम का कोड है, द प्राइस कम्स डाउन टू 27,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक आप यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाओगे।
ठीक है, यहाँ पर टेस्ट दे पाओगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है, एंड ऑल दैट विल हैपन एट दिस कॉस्ट 27,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा देख रहा है जो सोचेगा कि 27,000 इज समथिंग दैट वी कैन अफोर्ड, देन उसने ये फैसिलिटी जरूर यूज करनी चाहिए। दिस इज द रिवॉल्यूशन दैट इज गोइंग टू चेंज द वे स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यू कुड बी वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बच्चों अगर आप एक्चुअली इसको इमेजिन करोगे देन इट इज रियली रियली अफोर्डेबल, क्योंकि यहाँ पर आपका पर डे का जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 50 to 60 रुपीज। अगर आप यहाँ पे कोई एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की सोचोगे तो 50-60 रुपीज तो आपको यहाँ पे आने जाने के ही शायद कॉस्ट लगती है, ठीक है। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। ऑलराइट, एंड इफ यू आर इन क्लास 11th देन 2 years का जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इट इज इवन मोर अफोर्डेबल, ठीक है। सो गो फॉर दीज ऑप्शंस ताकि आपको यहाँ पे लंबे समय तक मेंटरशिप मिल पाए थ्रू ऑल द टीचर्स हु आर ऑन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। ओके, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। होमवर्क जो मैंने दिया था उसके साथ में जो संडे को क्लास हुई थी उसके अंदर हमने ये होमवर्क के साथ में डिस्कशन एंड किया था। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बच्चों डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था और यहां पर बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। यहां पर ये जो पर्टिकुलर फिगर बनता है हमारा 3D वाला, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? उसका वॉल्यूम निकलता है बॉक्स ऑफ एबीसी से, है ना। बॉक्स ऑफ एबीसी याद आ रहा है आपके पास में जो फिगर बनता है, एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। हमारे पास ये जो फिगर बनता है, ठीक है, पैरेललोग्राम जिसके सारे फेसेस हैं, एक ऐसा 3D फिगर जिसके सारे फेसेस पैरेललोग्राम में, वो क्या है, पैरेललोपिपेड है। और उसका आपको अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो आपके एजेस अगर यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर होते हैं तो हम इनका बॉक्स निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं और आपके पास में वॉल्यूम का आंसर आ जाता है। साथ ही साथ हमने क्या बोला था, क्योंकि बॉक्स का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है तो हम इसके ऊपर मॉड लगा के चीजों को पॉजिटिव बना लेंगे अगर हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं आता है तो, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर्म्ड बाय दीज वेक्टर्स, ठीक है। आपके पास में ये 3 वेक्टर्स गिवन है। क्योंकि आपके पास में यहां पे वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में गिवन है तो हमें क्या पता होता है, बॉक्स का आंसर कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके निकलता है। कौन सा डिटरमिनेंट, कोएफिशिएंट जो है हमारे पास उनको यूज करके डिटरमिनेंट बना लो, उसको सॉल्व करने से बॉक्स का आंसर निकल के आएगा। तो यहां पर आपके पास में बॉक्स एबीसी कितना होगा, चलो देखते हैं। यहां पे बॉक्स एबीसी हो जाएगा आपके पास में डिटरमिनेंट के अंदर पहला वाले का वैल्यू कितना है, आई के साथ में 1 है, फिर जे के साथ में ए है और के साथ में 1 है, ठीक है। तो आपके डिटरमिनेंट की पहली रो कंप्लीट हो गई। यहां पर सेकंड वाले में आप देख सकते हो कि यहां पे आई वेक्टर है ही नहीं, आई कैप है ही नहीं। इसका मतलब बेसिकली आई कैप का कोएफिशिएंट 0 है, जे का 1 है और के का ए है। और वैसे ही लास्ट वाले को देखो, आई कैप के साथ में आपके पास में ए लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास में जे है नहीं तो 0 आएगा और के साथ में 1 लिखा हुआ है। इस चीज को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा, बॉक्स एबीसी का वैल्यू निकल के आएगा। लेट अस सी ये कितना आएगा। ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया जाए। 1 के साथ में क्या जा रहा है प्रोडक्ट में, 1 ही जा रहा है। उसके बाद माइनस ए के साथ में क्या जा रहा है प्रोडक्ट में, माइनस ए स्क्वायर जा रहा है। और लास्ट वाला जो 1 है उसके साथ में प्रोडक्ट में क्या जाएगा आपके पास में, माइनस ए जाएगा। सो यू आर गेटिंग अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन विच इज ए क्यूब माइनस ए प्लस 1। अब ये अगर आपका वॉल्यूम है, बिकॉज बॉक्स एबीसी से आपको वॉल्यूम निकल के आ रहा है, अगर ये आपका वॉल्यूम है देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है और आपको वो वैल्यू ए की बतानी है जिसके लिए ये मैक्सिमम निकल के आने वाला है, ठीक है। दैट इज द थॉट हियर, ठीक है। सॉरी, मिनिमम निकल के आने वाला है। ऑलराइट, मिनिमम निकल के आने वाला है। ऑलराइट, सो लेट अस रीफ्रेम द क्वेश्चन, लेट अस रीरीड द क्वेश्चन। मिनिमम यहां पर वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का हमें बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स हमने शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ा हुआ है और ये कंसेप्ट तो बहुत ही बेसिक बन गया। फिर तो आपके उसमें जो वॉल्यूम लिखा हुआ है वो ए के टर्म्स में लिखा हुआ है। आपके उसमें वॉल्यूम लिखा हुआ है ए के टर्म्स में, ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, ठीक है। तो इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3a माइनस 1। और अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा 3a स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 से तो आपके उसमें वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है, आपके उसमें a स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है, इसलिए a का वैल्यू आपके उसमें प्लस माइनस 1/√3 है। तो आपके पास में अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, आपके पास में अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है देन इन दैट केस क्या आप यहां पे बता सकते हो कि प्लस और माइनस 1/√3 में से कौन सा वाला वैल्यू आपको मिनिमम देगा, कौन सा वाला वैल्यू यहां पर आपको मिनिमम देगा, क्या आप यहां पे सोच के बता पाओगे?
ठीक है। आई गेस यहां पर आपके पास में प्लस वाला जो आएगा वो मिनिमम आएगा, और इसमें अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस इतने आसान है कि आपके पास में दूसरा ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए है ही नहीं। यहां पर बड़ी आसानी से आप सी मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसा कुछ यहां पे देखना पड़ता, लेकिन यहां पे हम 1/√3 के साथ में आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि यहां पे और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्लियर हो रहा है? हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है वैसे यहां पे, कि हमें क्या वॉल्यूम का मतलब बॉक्स से निकलता है ये याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं आज के डिस्कशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद रखना चाहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे डिस्कशन सारे बच्चों को क्लियर है। आई होप इतना बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को आता ही होगा, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट वी आर गेटिंग इज वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो आपके पास में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चों, आप देखते जाओ, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट्स आखिर आए कैसे हैं, ठीक है। और फिर उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट रिजल्ट गोज समथिंग लाइक दिस। ये आपकी कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा। यहां पर क्या है पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। काफी कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पर हम बोलना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं। आपके पास में है ए वेक्टर, आपके पास में है बी वेक्टर और आपके पास में है सी वेक्टर। लेकिन यहां पर जो ये तीनों वेक्टर्स ए बी सी हैं, ये आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये किनके टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बना के लिखे हुए हैं। आई होप सभी ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वाला लेक्चर अटेंड किया था, ठीक है। हमारे पास यहां पे 3 अलग अलग नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। LMN आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। जब भी हमारे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उनकी मदद से हम स्पेस में कोई भी तीसरे वेक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये तीनों वेक्टर्स LMN की मदद से लिखे हुए हैं यूजिंग सम कोएफिशिएंट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। आपके पास में अगर ऐसा सिनेरियो आता है और अब अगर कोई आपको बोलता है कि आप बॉक्स ABC निकाल के बताओ, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको फिर से बॉक्स एबीसी निकालने के लिए कोएफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट तो क्रिएट करना ही है। कोएफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट तो क्रिएट करना ही है। जैसे यहां पे आपके पास में कोएफिशिएंट्स क्या है? A1 A2 A3 वो आपको यहां नजर आ रहे हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पे हम अप्लाई करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा यहां पे ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा आपके पास में ये टर्म भी आएगा विच इज बॉक्स ऑफ LMN, विच इज बॉक्स ऑफ LMN। अब इस चीज को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। यहां पर आपको यह सोचना होगा कि अच्छा ठीक है, LMN अगर अपने आप में नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो किसी भी वेक्टर को एक्चुअली लिखने के लिए मैं उसको लिखता तो IJK के टर्म्स में ही हूं। आई यहां पे बात समझ में। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो L है, आपका जो L वेक्टर है दैट इज नथिंग बट L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप, ठीक है। वैसे आपके पास में जो M वेक्टर है दैट इज M1 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस M3 K कैप, और वैसे आपके पास में जो N वेक्टर है दैट इज N1 I कैप प्लस N2 J कैप प्लस N3 K कैप, ठीक है। ये कुछ वेक्टर्स हम ऐसे दिमाग में रख के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर सोच के देखो कि आप अगर यहां पर बॉक्स ऑफ LMN लिखना चाहोगे तो बॉक्स ऑफ LMN में क्या आएगा? ये जो आपके सामने कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं उनका डिटरमिनेंट बन के आएगा, यस और नो। यहां पे जैसे हमें बॉक्स ऑफ ABC निकालते समय A1 A2 A3 यूज करने की जरूरत है, वैसे बॉक्स ऑफ LMN निकालने के लिए मैं L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 M3 यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसको फर्दर क्यों नहीं लिखा उसने? क्योंकि उसने ये डिफाइन नहीं किया था। हम समझने के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन तो यही याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बट लेट अस ट्राई टू स्टिक टू दिस एक्सप्रेशन और इसको समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप यहां पे इसको भी लिख दोगे L1 L2 L3 के टर्म्स में, अगर आप इस बॉक्स ऑफ LMN को भी लिख दोगे, आपको क्या नजर आएगा? 2 यहां पे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। ये जो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट ओपन होंगे, आई होप यहां पे कुछ बच्चों को डिटरमिनेंट भी पता है, ठीक है। डिटरमिनेंट पता होना चाहिए तभी आपको ये चीजें दिखाई देंगी। लेकिन बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लास 12th, है ना, यहाँ पे कुछ बच्चे ड्रॉपर्स भी होंगे, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है कि डिटरमिनेंट वर्क कैसे करता है, ठीक है। आप उन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके आराम से देखना, कौन से डिटरमिनेंट को? A1 A2 A3 वाला और L1 L2 L3 वाला।
और आप एक और काम करके देखना, आप यहां पे ए वेक्टर को भी चेंज करना, ठीक है। ए वेक्टर को कैसे चेंज करेंगे? ए वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, A1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि A1 L वेक्टर है, ठीक है। A2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, A3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और फिर उन तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास में अब IJK के साथ में जो आ रहा है उससे जो सिंगल डिटरमिनेंट बनेगा वो एग्जैक्टली इनके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट वर्क्स। लेकिन अगर आपको यहां पे पिछला 5 मिनट समझ में नहीं आया है, क्योंकि आपको यहां पे डिटरमिनेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, देन इट इज स्टिल ओके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ये रिजल्ट तो आपको याद करना ही है, ठीक है। ये रिजल्ट याद किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे हम, ठीक है। आपके पास में यहां पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर ए वेक्टर जो है वो इंस्टेड ऑफ IJK LMN के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, और वैसे बी वेक्टर और सी वेक्टर भी LMN वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, तो आपको अगर कोई बॉक्स ABC निकालने के लिए बोलता है, देन इन दैट केस जैसे आप कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाते हो वो तो बना ही लो, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा बॉक्स ऑफ LMN भी लिखो, ठीक है। ये बेसिक रिजल्ट है, इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये करने से फायदा होगा, ठीक है। सो हियर इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, क्योंकि अब हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता है, ठीक है। लेकिन इसको सोच के देखो, अगर आपको यहां पे रिजल्ट पता नहीं होता तो आपका यहां पे थॉट प्रोसेस क्या होता, ठीक है। आपके पास में यहां पे ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपके पास में ये 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये आपका पहला वेक्टर है, ये आपका दूसरा वेक्टर है, ये आपका तीसरा वेक्टर है। तो यहां पर हमें क्रॉस हमेशा पहले करना होता है। यहां पे ब्रैकेट लगा के और भी ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है उसने वैसे, कि आपको पहले इन दोनों का क्रॉस करना है। तो आप यहां पे क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं? A क्रॉस A करके 0 लिखते हैं, A क्रॉस C करते हैं, उसको वैसे रख रहने देते हैं। उसके बाद फिर आप B क्रॉस A करते हैं, फिर उसके बाद B क्रॉस C करते हैं। तो यहां पर आपके पास में टोटल 3 टर्म्स बचती, 4 में से एक टर्म तो 0 हो गई, तो आपके इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स बचती। उसके बाद आप एक एक करके ये जो तीनों टर्म्स हैं उनके साथ में एक एक करके डॉट लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे टोटल 9 टर्म्स आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दैट इज वन ऑफ द अप्रोचेस एंड विच विल गिव यू द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपका आंसर यहां से सही आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमने सही फॉलो किया है। लेकिन जो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को देखो कितने जल्दी सॉल्व कर देगा, वो यहां पे देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या सोचो कि आपके पास में एक्चुअली 3 वेक्टर्स हैं, जो मैंने यहां पे मार्क करके रखे हैं वो आपके 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। इनको कुछ और नाम देना पड़ेगा। लेट अस से यहां पर मैं इनको नाम दे रहा हूं P वेक्टर। P वेक्टर है मेरे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। उसके बाद मेरे पास है Q वेक्टर विच इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, C वेक्टर उसके अंदर है नहीं, और मेरे पास है R वेक्टर विच इज A वेक्टर प्लस C वेक्टर। इसके अंदर फिर से B वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट, इसका मतलब हम 0 यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं PQR यहां पे डिफाइन कर चुका हूं, तो अगर मैं PQR यहां पे यूज करूंगा, जो एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना है, तो यहां पर बनेगा क्या? आपके पास बनेगा यहां पे P वेक्टर डॉट Q वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये तो बॉक्स ऑफ PQR है ना। यहां पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? बॉक्स ऑफ PQR फाइंड करना चाहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है काफी कुछ थ्योरी से मैच कर रहा है। आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं जो IJK के फॉर्मेट में लिखे हुए नहीं हैं, वो किन्हीं और वेक्टर्स के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, और वो तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इन दैट सिनेरियो अगर कोई आपको PQR का बॉक्स निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे? ABC के साथ में जो कोएफिशिएंट्स लिखे हैं उनका तो डिटरमिनेंट क्रिएट कर ही लोगे। कितना कर लोगे? इनके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट तो क्रिएट कर ही लो। मतलब क्या आएगा आपके उसमें? 1 1 1, क्योंकि ABC तीनों के क्वेश्चन 1 है। फिर यहां पे आएगा 1 1 0, और लास्ट में आएगा आपके पास में 1 0 1, ठीक है। ये जो आपके पास में डिटरमिनेंट है ये तो आपको क्रिएट करना ही है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करना है? बॉक्स ऑफ ABC भी मल्टीप्लाई करना है। बॉक्स ऑफ ABC भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी बॉक्स ऑफ ABC के टर्म्स में ही है। तो कितना अच्छा हो गया। अब मुझे इसका मतलब क्या पता करना है? ये जो डिटरमिनेंट है अगर इसका वैल्यू 1 है तो B आंसर आएगा, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है तो C आंसर आएगा, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -1 है तो D आंसर आएगा, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो 0 आंसर आएगा। मतलब आ जाके आपको यहां पे अब बस डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करनी है, जो यहां पे करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां पे नंबर्स भी बहुत आसानी से हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बेसिक सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 कर लेते हैं,
रो वन गोज टू रो वन माइनस रो टू। अगर रो टू यहां पे मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो आपके पास में जो डिटरमिनेंट नया बनेगा वो और भी आसान हो जाएगा। यहां पे बनेगा 0 0 1 और बाकी चीजें हमने चेंज नहीं की हैं तो वो ऐसा कुछ यहां पर बनने वाला है। ठीक है, इतना अगर हमें समझ में आया है तो यहां पर अब क्या मैं इसको ओपन कर दूं आसानी से। अगर मैं 1 के साथ में देखता हूं मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, तो 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा 0 -1। ठीक है, और बॉक्स ऑफ एबीसी तो वैसा ही लिखा हुआ है। नाउ दैट गिव्स अस माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी एंड दैट्स व्हाई डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने इनिशियली प्रोसेस डिस्कस किया था उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही नीट और सिंपल आइडिया है टू सॉल्व सच एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम हमेशा याद रखेंगे कि आपके पास में अगर ए बी सी आई जे के टर्म्स में ना लिखकर किसी और वेक्टर के टर्म में लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट तो लिखते ही हैं बॉक्स निकालने के लिए। बॉक्स निकालना मेन टारगेट है ना, बॉक्स निकालने के लिए कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट तो लिखना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो दूसरे वेक्टर्स है उनका भी बॉक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। Clear? All right, so this was the first important result that I wanted to discuss with you. Let us move on to the second important result. Now this again is a very popular question कि आपसे यहां पर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं आपसे? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना। तो पहले तो ये बताओ कि आपको टेट्राहेड्रन फिगर पता है कि नहीं पता है। ठीक है, यहां पर आपके सामने दिख रहा है वो फिगर। यहां पर आपके पास में कैसा फिगर है? पिरामिड जैसा फिगर है, लेकिन ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगुलर है। हमें वो जो इजिप्ट के पिरामिड याद हैं, ठीक है, वो जो हमें अच्छे अच्छे पिरामिड्स देखने को मिलते हैं फोटोज में, ठीक है, वो बेसिकली स्क्वायर बेस वाले पिरामिड होते हैं। नाउ पिरामिड कुड बी ऑफ स्क्वायर बेस ऑल्सो, इट कैन बी ऑफ ट्रायंगुलर बेस ऑल्सो। ट्रायंगुलर बेस वाला जो होता है उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिकली टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन बोलते हैं। होता तो वो पिरामिड वाला ही फॉर्मेट है। ठीक है, तो मतलब आपका बेस क्या हो गया? यहां पर आपका बेस एक ट्रायंगल हो गया और वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऊपर आके इसकी सारी जो एजेस हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे आके ऊपर कन्वर्ज कर रही है। ये आपका फिगर टेट्राहेड्रन हो गया। आपने केमिस्ट्री में ये जरूर सुना हुआ होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हम यहाँ पे मीथेन वगैरह के स्ट्रक्चर बताते हैं, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं कि यहाँ पे जो 4 कार्बन एटम्स, चार जो आपका हाइड्रोजन एटम्स हैं वो वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रन पे है ना। ऐसा कुछ तो आपको सिखाया होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपके सामने फिगर है जिसका वॉल्यूम अब हम निकाल सकते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स में भी स्पेसिफिकली बॉक्स ऑफ एबीसी की मदद से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता करके रख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पिरामिडल स्ट्रक्चर जब होता है तो उसके फॉर्मूले का वैल्यू कैसे निकलता है? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कैसे होता है? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे आपको यहाँ पे कोन याद है, कोन में भी ऐसे कुछ करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है? जो यहाँ पे सर्कुलर बेस है उसका एरिया है। ठीक है, इंटू एच। एच क्या होता है? कि कितना हाइट का वो कोन है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आपके पास फिगर का वॉल्यूम निकल के आ रहा है 1/3 ऑफ ए नॉट इंटू एच। ठीक है, अगर हमने ये बेसिक आइडिया पता कर लिया कि पिरामिड का यहाँ पे या टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट एनालाइजिंग इट यूजिंग वेक्टर्स। तो राइट वाला फिगर बाद में देखते हैं, पहले लेफ्ट वाले फिगर के ऊपर कंसंट्रेट करो। आपके पास यहां पर अगर एक पैरेललोपिपेड है जिसके एजेस जो हैं वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। कौन से वाले? को इनिशियल वेक्टर्स यहां पर आप बोल सकते हो। तीनों के तीनों वेक्टर्स यहां पे ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है ये हमें ऑलरेडी लिखते आता है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास में बॉक्स ऑफ एबीसी। ये आज हमने एक होमवर्क क्वेश्चन में भी यूज किया था। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बस इतना सा सोचो कि आपके पास में इनिशियल पॉइंट ओ तो था ही, ठीक है, और आपके पास में 3 वेक्टर्स निकल रहे थे। तो ये तीनों वेक्टर्स जहां खत्म हो रहे हैं, अगर मैं उनको एंड पॉइंट्स मान के एक 3D फिगर बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? ऐसा कुछ बनेगा। मैंने यहां पे सारे वर्टाइसेस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, मेरे पास OA, OB और OC पहले से था। मैंने यहां पे BC, BA और CA कनेक्ट कर दिए। तो आपके पास में यहां पर जो फिगर बना है दैट इज एक्चुअली अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, यहां पर आपके पास में जो फिगर बना है दैट इज अ टेट्राहेड्रन, जहां पर आपका बेस क्या यहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है। आपका बेस कौन सा है? ये आपका ट्राइंगल वाला जो फिगर है ये आपका टेट्राहेड्रन का बेस है। ठीक है, ऑलराइट। और बाकी यहां पे साइड्स हैं, बाकी यहां पे 3 साइड्स हैं जो सी पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही हैं।
अब अगर हमें ये फिगर दिख गया है कि यार ये पैरेलल पिपेट के अंदर ही बना हुआ फिगर है और स्पेसिफिकली यहां पर वेक्टर्स भी हमें पता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, तो अब यहां पे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इसका टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना निकल के आना चाहिए। तो अभी अभी हमने क्या देखा है कि आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसा कुछ होने वाला है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और अगर आप यहां पे पैरेलल पिपेट का वॉल्यूम देखते हो तो वो क्या था, ये वॉल्यूम थोड़ा सा अलग था, ये वॉल्यूम था डायरेक्टली एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको कुछ और कर देते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ए लिख लेते हैं डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ए नॉट, ठीक है, ए इंटू एच था ये। और यहां पे एच कैसे निकला था, ये जो ऊपर वाला था वो बेसिकली नीचे तक आते आते कितना हाइट जनरेट कर रहा है वो आपकी एच की वैल्यू थी, ठीक है। और एरिया इस केस में कितना था, एरिया ऑफ बेस इस केस में कितना था बच्चों, आपका आपके पास पूरा का पूरा पैरेललोग्राम जो बेस है वो एरिया ऑफ बेस था। क्लियर हो रही बात। तो मैं अगर इस फिगर का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मैंने, क्योंकि सेम फिगर के अंदर टेट्राहेड्रन क्रिएट किया है, तो अभी भी मेरा जो हाइट है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज देख सकते हैं सबसे पहले वो ये है कि हाइट अभी भी कितनी आएगी, इसकी हाइट तो अभी भी h के बराबर ही आने वाली है, जो पहले थी h अभी भी उतना ही आने वाला है। लेकिन यहां पर जो एरिया ऑफ बेस मैंने शेड किया है वो ओरिजिनल एरिया ऑफ बेस का आधा है। ओरिजिनली मेरे पास पूरा पैरेललोग्राम आ रहा था, जबकि अब मेरे पास जो डायगोनल बी ए है वहां तक ही मैं जा रहा हूं एरिया शेड करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, नीचे वाले पैरेललोग्राम का केवल आधा ही पोर्शन कंसीडर किया है टू गेट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके उसमें ऐसे कुछ आएगा, 1/3 ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा, इसका मतलब इस फिगर का एरिया ऑफ बेस कितना है, इस फिगर के एरिया ऑफ बेस का आधा। तो एरिया ऑफ बेस यहां पे हमने ए से अगर डिनोट किया है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। What is this giving us? This is giving us 1/6 of a into h। बात समझ में आ रही कैसे होता है ये, 1/6 of a into h। और a into h क्या है, a into h तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, ठीक है। ऐसे कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देता हूं यहां पे डिनोट करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है वो a into h है। तो इसका मतलब क्या करना है, केवल जो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है उसका 1/6 कर दो तो आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी मिल जाएगा। क्लियरली यहां पे आपको क्या नजर आ रही है चीजें, होपफुली यहां पर सारे बच्चे समझ गए हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अब हमें कैसे याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज नथिंग बट 1/6 ऑफ मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। क्लियर हुआ। ऑलराइट, सो नाउ अगेन लेट अस मूव ऑन विद फ्यू मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, हमने एक तो ये पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर ए बी सी वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में नहीं है तो बॉक्स कैसे निकालते हैं। सेकंड हमने ये डिस्कस किया है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो, मैं आपको यहां पे दो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स बता रहा हूं, ठीक है। पहला वाला जो है वो रिलेटेड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमने जब पैरेललोग्राम क्रिएट किया था, ठीक है, जब हमने पैरेललोग्राम क्रिएट किया था यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग जो हमने लिया था वो ये था कि यार ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया के ही बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं करना क्या चाहता हूं, ए क्रॉस बी का स्क्वायर यहां पे फाइंड करना चाहता हूं, स्पेसिफिकली ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर यहां पे मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो वो जो आएगा आपके पास में कन्वीनियंटली लिखा जाता है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, विच इज कितना हो जाएगा, ए, यहां पर थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाए चीजों को, ये नहीं है यहां पे और ये भी नहीं है यहां पे। ऑलराइट, चलो। तो आपके पास में बेसिकली यहां पे चार पोर्शन है, ठीक है। पहला पोर्शन क्या है, ए डॉट ए, उसके बाद में आपके पास में ए डॉट बी, फिर आपके पास में बी डॉट ए एंड बी डॉट बी, ऐसा कुछ आपके पास में है। इसको सॉल्व करके आपके पास में ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर ही आता है, ऐसा एनालाइज करके रख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा एनालाइज करके रख लेंगे तो किसी क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू निकालनी है लेकिन डेटा अगर ये सूटेबल है तो हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यूज करके भी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बिकॉज क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से यूज करने के लिए दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। आपके पास में आने क्या वाला है, यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा कि डिटरमिनेंट के अंदर आएगा आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर
बिकॉज ए डॉट ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ए डॉट बी मतलब कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वैसे नीचे भी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और ये हो जाएगा आपके उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अगर आप इस क्वांटिटी को ओपन करते हो डिटरमिनेंट को, तो कैसे ओपन होगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, तो आपके उसमें आएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर आ जाएंगे और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जब आप यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आपके उसमें अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है। तो आपके उसमें अल्टीमेटली आ क्या गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली ए क्रॉस बी का स्क्वायर ही है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर ही है ये, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये भी वर्क करता है, पता होना चाहिए कि ये भी वर्क करता है। ऑलराइट, इसी चीज को आप एक तरीके से फिर से लिख सकते हो, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी करना या फिर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना एक ही बात है। ऑलराइट, सो ये डिटरमिनेंट हम याद रखेंगे। और ऐसा ही सिमिलर डिटरमिनेंट और है बच्चों हमारे पास, जहां पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है उसका स्क्वायर कितना आता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, और वैसे हम फिर से देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। तो यहां पर फिर से अगर आपको इसको देखना है कि हाँ ये सही बात है, तो फिर से आपको डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए। यहां पर डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखते हैं, लेकिन अगर किसी को डिटरमिनेंट ज्यादा पता नहीं है तब भी उसने एटलीस्ट ये रिजल्ट तो भी याद रखना चाहिए। क्लियर है कि आपको ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, ये जो डिटरमिनेंट है ये आपको क्या क्रिएट करके देता है, ये आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर क्रिएट करके देता है, ठीक है। ऑलराइट, एक बार कोशिश करते हैं समझने की, होपफुली यहां पर बच्चे समझ पाएंगे। मेरे पास यहां पर अगर ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, उसके बाद मेरे पास बी वेक्टर b1 i कैप b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, और सी वेक्टर मेरे पास c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे कि बॉक्स एबीसी का स्क्वायर निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे बॉक्स एबीसी हमको लिखते आता है, उसी चीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, ठीक है। तो यहां पर बॉक्स एबीसी का स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा यही सेम डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट का अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो भी यहां पर आपका रिजल्ट डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होता है, देन आई गेस यू ऑल शुड एग्री, ठीक है। एटलीस्ट जिनको बच्चों को डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है वो एग्री करेंगे। और एक्चुअली डिटरमिनेंट तो एक्चुअली रो बाय कॉलम के साथ साथ रो बाय रो भी मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें मैट्रिसेस जैसा मल्टीप्लिकेशन करने की ज्यादा आदत है, इसलिए मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूं जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास में ये सेकंड वाला डिटरमिनेंट जो है वो कैसे बन सकता है। a1 a2 a3 को चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आगे वाले को मैं यहां पे चेंज करके ऐसे कुछ लिख रहा हूं, जहां चेंज किया है उसको अलग कलर से लिख देता हूं मैं। आपके पास में ऐसा कुछ आ रहा है a1 a2 a3 नीचे, b1 b2 b3 कॉलम में आ गए, और वैसे c1 c2 c3 कॉलम में आ गए, ठीक है। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में एक सिंगल डिटरमिनेंट यहां पे जनरेट होगा। वो डिटरमिनेंट क्या है हम उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। वो सिंगल डिटरमिनेंट यहां पर क्या बनने वाला है, तो आपके पास में यहां पर डिटरमिनेंट में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे मल्टीप्लाई होती हैं चीजें। आपके पास में फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो यहां पर बनेगा क्या,
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड प्लेस वाला वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाले कॉलम में, तो क्या बनेगा a1 b1 a2 b2 a3 b3, a1 b1 a2 b2 प्लस के साथ में एंड प्लस के साथ में a3 b3, ठीक है। उसके बाद में एक और आएगा आपके पास में, एक और क्या आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आगे सी वाले के साथ में, तो सी वाले के साथ में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या आपके पास में a1 c1 a2 c2 एंड a3 c3। तो आई गेस यहां पर सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद ये फील आ रही है आपको कि ये जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली क्या है। अगर आप वो फील ले पाए हो तो आई गेस यहां पे हम केवल ओरली कैलकुलेशन देख के जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में अगर a1 a1 a2 a2 a3 a3 लिखा हुआ है, मतलब आपने बेसिकली a को a के साथ में डॉट किया होगा तभी तो ये बना होगा। a1 a1 a2 a2 a3 a3 कब बनेगा, जब आप a को a के साथ में डॉट करोगे तब बनेगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर ही तो है, मतलब ये एक्चुअली a डॉट a जैसा लिखा जा सकता है। वैसे ही a1 b1 a2 b2 a3 b3, a1 b1 a2 b2 a3 b3 कब बनेगा, जब आप a और b को डॉट करोगे तब बनेगा। और वैसे ही हमारा जो लास्ट यहां पे बनने वाला था जिसके लिए हमारे पास जगह नहीं थी, वो क्या था a1 c1 a1 c1 a2 c2 एंड a3 c3। तो यहां पर आना क्या चाहिए आपके पास में a डॉट c एक्चुअल इसका एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही बाकी सारे कॉलम्स भी आप फिल करके देख सकते हो। इस बार आप सेकंड वाला उठा लो, सेकंड वाला रो उठा लो और एक एक करके सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई करो, तो बनेगा क्या आपका b1 a1। अब b1 a1 बनाए तो उसको लिखने के लिए आप b डॉट a लिख सकते हो। वैसे उसकी वैल्यू a डॉट b के बराबर है, लेकिन अब यहां पे लिखना है अगर बहुत ही अच्छे से तो आप b डॉट a लिखो उसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा b1 b1 b2 b2 एंड b3 b3, मतलब क्या है दोनों के दोनों हमने b वेक्टर को ही डॉट कर दिया। तो यहां पर आपके पास में b डॉट b आएगा, यहां पर b डॉट c आएगा, और उसी तरह से देखोगे तो c डॉट a c डॉट b एंड c डॉट c आएगा। ये रिजल्ट हमें याद रखना ही है, ये रिजल्ट हमें याद रखना ही है। क्लियर हो रहा है? ओके, एक बार फिर से रिजल्ट को देख लेते हैं। हमने यहां पे थोड़ा सा कोशिश किया लिखने का, आई होप यहां पे बच्चे समझ पाए हैं उस बात को, ठीक है। मैं एक्चुअली ये सारा लिख के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। आप इसको एक्चुअली ओरल ही करके देख पा रहे थे। डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करते आता है देन दीज थिंग्स आर रियली इजी टू अंडरस्टैंड। बट मोर ओवर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू रिमेंबर दीज, ताकि आपको यहां पे क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आपके पास में ए बी सी के बॉक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a डॉट a डॉट b a डॉट c, b डॉट a b डॉट b b डॉट c एंड c डॉट a c डॉट b c डॉट c वाले डिटरमिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने फिर से और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा है जिसकी मदद से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो यहां पे एक्चुअली 2008 के पेपर में आया भी है। इसका मतलब अगर आपने बहुत सारा वेक्टर्स पढ़ लिया, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अगर आपने वो मिस आउट कर दिए तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो डोंट टेक दीज रिजल्ट्स लाइटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना ही है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एजेस ऑफ ए पैरेलल पिपेट आर यूनिट लेंथ। यहां पर जो सारे लेंथ है उस फिगर के वो तो 1 यूनिट के ही है, एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसका मतलब मेरे पास ए कैप बी कैप सी कैप जो है फिगर में आना चाहिए। मेरे पास एक पैरेलल पिपेट है जिसके को टर्मिनस एजेस में यहां पे मान सकता हूं ए वेक्टर ए कैप बी कैप एंड सी कैप, ठीक है। ऑलराइट, अगर ये फिगर मेरे पास आता है सच दैट ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू हाफ, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट कितना होगा। अब यहां पर हमें पता है यार वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट का वैल्यू निकलता कैसे है, वो तो बॉक्स ऑफ एबीसी से निकलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होना हो बॉक्स ऑफ एबीसी है, लेकिन आपके पास में डेटा जिस तरीके से दिया हुआ है आपका प्रीवियस नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगा टू गेट द आंसर। यहां पर आपके पास में बॉक्स ऑफ एबीसी लिखने का तरीका क्या है, A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यहां पे, लेकिन अब आपके पास में ABC जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में दिए हुए हैं ही नहीं, तो अब यहां पे कंपोनेंट के फॉर्मेट में जो डिटरमिनेंट बनता है वो क्रिएट ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझ में आ रही, ठीक है। और वैसे ही अगर आप यहां पे दूसरा डेफिनेशन देखते हो कि 2 का क्रॉस करके तीसरे के साथ में डॉट करूंगा, जो हमने बिल्कुल इनिशियली पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर साइन थीटा कॉस फाई आता है, वो भी नहीं लग पाएगा क्योंकि आपके पास में यहां पे वैसा भी डेटा अवेलेबल नहीं है। आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है वो क्या है, 2 वेक्टर्स का डॉट अवेलेबल है,
ठीक है। अब दो दो वेक्टर्स का डॉट वाला रिजल्ट एक्चुअली क्या है, एक एबीसी का बॉक्स नहीं है, वो एबीसी के बॉक्स का स्क्वायर है, ठीक है। एबीसी के बॉक्स का स्क्वायर कितना आता है, ए डॉट ए, ओहो एक बार फिर से लिख देता हूं, आपके पास में आता क्या है, ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, ए डॉट सी, उसके बाद बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, उसके बाद सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। ये आपको एक्चुअली लिखते इस क्वेश्चन में आएगा और इसी की वजह से ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, इस पर्टिकुलर केस में कितना आएगा, क्योंकि आपके पास में ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। एक्चुअली लिखना क्या चाहिए था, मैंने कैप के साथ में लिखनी चाहिए थी सारी चीजें, लेकिन आई गेस यहाँ पे आप समझ जाओगे मेरी फीलिंग्स को कि यहाँ पे मैं कैप ही लिखना चाह रहा था, ठीक है। आपके पास में ए डॉट ए कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, बी डॉट बी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, सी डॉट सी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर्स होने की वजह से आपके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 1 के बराबर है, तो डायगोनल के ऊपर तो आपका 1 आने वाला है। आपके पास और क्या डेटा दिया है, आपके पास में जो डेटा दिया है सच दैट edges of parallel unit length and are parallel to non-coplanar vectors this such that this then the volume of the parallel fluid। तो यहाँ पर a डॉट बी का वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, a डॉट बी का वैल्यू हाफ आएगा, यहाँ हाफ आएगा, यहाँ हाफ आएगा, सब जगह हाफ आ गया, वैसे यहाँ पर भी हाफ आ गया, तो हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। मतलब हमें जो निकल के आएगी वैल्यू वो क्या होगी, बॉक्स एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू होगी, उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो थिंग्स आर इजी नाउ। हमारे पास में यहाँ पे बॉक्स एबीसी का जो स्क्वायर बन रहा है वो डिटरमिनेंट सिंपल सा है 1 1 1 हाफ 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 एंड हाफ हाफ हाफ। ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप या तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली इसको ओपन करना स्टार्ट कर दो, या फिर आपको अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता है तो आप प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज में सजेस्ट करूंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ बच्चे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही प्रेफर करते होंगे। जैसे कि मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि ऐसा करो कि आप ये कर लो, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। आप अगर ये ट्रांजिशन करते हो, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपके पास में नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सारे रोज अगर आप ऐड कर दोगे तो हाफ हाफ 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, हाफ हाफ 1 मतलब 2 हो जाएगा, और हाफ हाफ 1 मतलब 2 हो जाएगा। आपके रो 1 में सारे एलिमेंट्स सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके उसमें हाफ बचेगा, 1 बचेगा, 1/2 बचेगा, और आपके उसमें हाफ बचेगा, 1/2 बचेगा और 1 बचेगा। अब जैसे मैं देखता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर सारे एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पर मुझे तो थॉट आता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि हम क्या करेंगे, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे कि कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 ऑल्सो गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि आपके उसमें ये जो फर्स्ट रो है वहां पे दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाए और आपका डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया है, चेंज किसको कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 1 तो वैसे का वैसा लिख रहा हूं मैं, 2 हाफ एंड हाफ, उसके बाद में यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0, हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे हाफ, लेकिन हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 0, हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 0, हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे हाफ, ठीक है। ऐसा आपका डिटरमिनेंट जनरेट हो रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आ रहा है, 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1/4 आ रहा है, दैट इज गिविंग अस 1/2, ठीक है। आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर का 1/2 निकल के आ रहा है, इसलिए वॉल्यूम का आंसर कितना हो जाएगा, इंप्लाइज वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल बॉक्स एबीसी फाइंड करके बताना था। नाउ थिंग्स आर लुकिंग इजी, नाउ थिंग्स आर लुकिंग इजी। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं क्या इसकी मदद से और भी कुछ अच्छा हम सीख पा रहे हैं क्या। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पहले तो, क्योंकि बहुत बड़ा लेंथ है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे डिस्कशन को प्रोसीड कर पाएंगे। आपके पास में यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तीनों ही कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में IJK के फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। अब यहां पे और क्या क्या दिया हुआ है कि सी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर में खास बात क्या है कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमने क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिया है तो ऐसा करते हैं कि डिकोड करना भी स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है, यहां से मुझे क्या समझ में आता है, जो डेटा गिवन है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि सी डॉट ए के प्लेस में 0 डाल सकते हो और सी डॉट बी के प्लेस में भी 0 डाल सकते हो। इस स्टेटमेंट का जो यूज करेंगे वो इस तरीके से करेंगे ऑब्वियसली। ऑलराइट, और क्या दिया यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास में सी इज ए यूनिट वेक्टर। अब सी जो यूनिट वेक्टर है, सी इज ए यूनिट वेक्टर, इसका यूज कैसे करेंगे कि जहां पर भी आपको सी का मैग्नीट्यूड यूज करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम 1 यूज कर सकते हैं। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, इस चीज का यूज कहां पे होगा, जब भी आपको ए डॉट बी लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ए डॉट बी यहां पर हमें लिखना इसका मतलब पड़ेगा कहीं ना कहीं शायद। मुझसे पूछा गया है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका स्क्वायर का वैल्यू बताओ, ये जो आपके पास में डिटर्मिनेंट है इसके स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो जब भी मैं ये देखता हूं मेरे पास तो दिमाग में यही आता है कि ये तो बॉक्स पूछ रहा है, ये जो कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है ये तो बॉक्स होता है, लेकिन ये बॉक्स का स्क्वायर पूछ रहा है। तो अब इसका मतलब मुझे क्या रिलेट करते आ गया, एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखते आ गया, ठीक है। और दूसरा डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट यहां पे यूज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन करते हैं चीजों को, और अब उस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि ये क्या है। ये एक्सप्रेशन है हमारा बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर, विच कैन फर्दर बी रिटन एज डॉट वाला एक्सप्रेशन। एबीसी के बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर ए डॉट बी, उसके बाद ए डॉट सी, नीचे आएगा आपके पास में बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड सी डॉट बी डॉट सी, और ऐसे लास्ट वाले भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस बच्चों शायद आपको इस क्वेश्चन के बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये डिटर्मिनेंट पता रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो वी हैव द डिटर्मिनेंट दैट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द फाइनल वैल्यू। नाउ आपके पास में जहां पर भी a डॉट ए आ रहा है उसके प्लेस में आपके लिख सकते हो मॉड ए का डिटर्मिनेंट, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हो। a डॉट बी का ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन a डॉट सी और b डॉट सी का कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर था, तो यहां पर आपने डिसाइड कर लिया था कि 0 क्या क्या होने वाला है। तो a डॉट सी, b डॉट सी, c डॉट a एंड c डॉट b, ये चारों वैल्यूज तो 0 होने वाले हैं। और आपको यह पता है कि सी वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो सी डॉट सी के प्लेस में हम क्या डालेंगे, सी डॉट सी के प्लेस में हम अल्टीमेटली 1 डालेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों का हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, एटलीस्ट करना चाहते नहीं है, ठीक है, इसको बाद में डील कर लेंगे। तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू क्रिएट हो रही है उसको ऊपर ध्यान देते हैं, क्या बनेगा यहां पे हमारे पास a डॉट ए के प्लेस में डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, उसके बाद में यहां पे a डॉट बी वैसे लिखे रखता हूं मैं, फिर 0 आएगा, उसके बाद a डॉट बी लिख लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व दिस सिंपल डिटर्मिनेंट नाउ। ये छोटा सा डिटर्मिनेंट अब जो बनाए इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर निकल के आना चाहिए। देखते हैं चलो इसको अच्छे से। आप अगर इसको ओपन करना चाहते हो तो आप या तो रो 3 के अबाउट ओपन कर लो या फिर कॉलम 3 के अबाउट ओपन कर लो, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है। तो मैं लेटर से रो 3 के अबाउट ओपन कर रहा हूं, तो 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ऐसा आएगा। और क्या आएगा साथ में, आपके पास आएगा यहां पे a डॉट बी, मतलब a डॉट बी इंटू a डॉट बी, मतलब a डॉट बी का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन फाइनली बच रहा है। तो अगर यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपके अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहां पर पता क्या है, हमें यहां पे थीटा का वैल्यू पता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें दिया हुआ था जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू 30 डिग्रीज यहां पे यूज करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। सो व्हाट वी वांट फाइनल आंसर टू बी इज 1/4 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्या अब ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर से देख के लिख सकते हैं, क्योंकि हमें a1 a2 a3 कंपोनेंट्स पता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर
प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। यहां पे आपके पास में फिर फाइनल रिजल्ट ढूंढने लायक एक्सप्रेशन आ चुका है इसका मतलब, ठीक है। तो आपके पास फिर से ऑप्शंस देखे जाए क्या है, ये आपके पास में 4 ऑप्शंस थे, तो यहां पे मेरे पास में ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, विच इज सी, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर नाउ एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। आई होप यहां पे सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप याद रखोगे, और इनको क्वेश्चंस में अगर जरूरत पड़ती है तो टाइमली यूज भी कर पाओगे। Okay, so I think we are done with the important result part. Now the next part that we want to understand is vector triple product. Vector triple product, इसका डिस्कशन हम करना चाहते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था ट्रिपल प्रोडक्ट का डिस्कशन, ठीक है, तो हमने ये बोला था यार ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली हम कर रहे हैं, अगर 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है ना, फाइनल रिजल्ट हमें स्केलर मिले या फिर फाइनल रिजल्ट हमें वेक्टर मिले। तो अब यहां पे फाइनली हम डिस्कस कर पाएंगे कि यार वेक्टर फाइनली हमें आंसर कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो आपके पास में अगर ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की थ्योरी बहुत छोटी है, ठीक है। आपने अगर बस इन रिजल्ट्स के एक्सप्रेशंस भी पता कर लिए तो आपको यहां पे क्वेश्चंस बेसिकली करना स्टार्ट करना है फिर उसके बाद में, क्लियर है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं और वेक्टर आंसर फाइनली निकल के आ रहे हैं, उनका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, जो यूजेबल फॉर्मेट वाला एक्सप्रेशन है वो यहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग नाउ। तो आपके पास में यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, आर 3 वेक्टर्स, देन इनका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ये पहली बात सोचते हैं कि ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का करेक्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन इन दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे, इन दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे। दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, दीज आर एंटायरली डिफरेंट वेक्टर्स। बहुत ही ज्यादा अलग आंसर्स यहां पे निकल के आने वाले हैं, लेकिन ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। डिफरेंस क्या है बस यहां पे, पहले ब्रैकेट बी और सी पे लगाए, बाद में ब्रैकेट ए और बी पे लगाए, ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू डीकोड आई थिंक दिस वन, है ना, ये हमारे पास ऐसे करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको कर लेते हैं, दूसरे वाले को पहले करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि ये वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी होगी, विच इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना निकल के आना चाहिए। सो आई गेस यहां पर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे या आपको समझने में ज्यादा आसान पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं, पहले वाला एक्सप्रेशन इसी को माना कर चलते हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में चलते हैं, ताकि आपके नोट्स भी यहां पे अच्छी तरह से बने रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन में लिखा है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हम करना क्या चाहते हैं, यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फाइनल रिजल्ट कैसे दिखना चाहिए वो यहां पे हम सोचना चाहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिक अब यहां पे यूज करना पड़ेगा कि प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग तो लॉजिक से ही होगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि पहले बी और सी का क्रॉस होगा, मैं बोल रहा हूं सबसे पहले बी और सी का क्रॉस होगा। अगर मैं बी और सी का क्रॉस करूंगा तो क्या फिगर इमेजिन कर पा रहे हो, लेट से आपके पास में इस तरह का पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम सही बनाया, नहीं बनाया, ऑलराइट, और अच्छा बनाते हैं। आपके पास में ऐसा कुछ पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसके एजेस जो हैं वो बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ठीक है। आपने किया इनका क्रॉस, आपने अगर इनका क्रॉस किया तो फाइनली हो क्या रहा है, आपके पास में जो वेक्टर निकल के आ रहा है वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर। यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बी और सी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो आपके पास में जो वेक्टर निकल के आ रहा है वो परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा है। बी क्रॉस सी का आंसर, बी क्रॉस सी का आंसर वर्टिकली ऊपर जा रहा है। 3D में थोड़ा सा आपको यहां पे सोचना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आती है कि ये वर्टिकली ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर्स का क्रॉस करके आपको जो नया वेक्टर मिलता है एन कैप, जो डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है जिस प्लेन में बी और सी लाई कर रहे हैं। अब यहां पर जो तीसरा वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास बचा हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि हमारा जो तीसरा वेक्टर है वो ऐसा कुछ है, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद में ये आंसर निकल चुका है एन कैप के टर्म्स में, मैं अब एन कैप वाला आंसर को एक ए वेक्टर के साथ में क्रॉस करना चाह रहा हूं फिर से। तो अब फिर से कैसे सोचेंगे कि हम यहां पे जो एन कैप वाला आंसर निकल चुका है उसको साथ में अगर ए के साथ में क्रॉस करेंगे तो इनसे बनने वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आंसर आएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आंसर आएगा। तो जैसे आप यहां पे अब एन के परपेंडिकुलर करोगे चीजों को, तो वो जो नया वेक्टर आने वाला है, लेट अस से एम कैप आने वाला है, वो कहां चला जाएगा, वो वापस बी और सी के प्लेन में चला जाएगा।
तो पहले हम क्या किए थे, पहले हमने बी क्रॉस सी करके बी और सी के वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए थे। हमने फिर से एक बार क्या किया, क्रॉस किया, तो जो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन दिया वो कैसी हो जाएगी, फिर से परपेंडिकुलर होकर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जैसे ही वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो गया तो हमें बोल सकते हैं कि वो बी और सी के प्लेन में आ गया। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन दैट यू विल नीड, क्योंकि इसके बाद में आपको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता चल गया है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, इसका जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो बी और सी के प्लेन में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका फाइनल रिजल्ट बी और सी के प्लेन में होगा तो क्या मैं उसको लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकता हूं क्या? क्या हमने ये बात सुनी हुई है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के डिस्कशन में कि अगर दो वेक्टर्स के प्लेन में ही मुझे तीसरा वेक्टर लिखना होता है तो लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से लिखा जा सकता है। सो ऑल आई वांट टू डू इज नाउ कि समहाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अगर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यूज कुछ करके फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास यहां पे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए वो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। आपके पास में यहां पर जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो क्या है कि ये इसके बराबर है। तो ऐसे करते हैं, यहां पर किसी एक वेक्टर के साथ में डॉट ले लेते हैं। ऐसे करते हैं, दोनों साइड डॉट ऑफ ए वेक्टर कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डॉट ऑफ ए वेक्टर कर रहे हैं। क्लियर, डॉट ए बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की हमें आदत है, वैसे ही वेक्टर इक्वेशन में हमें डॉट ए बोथ साइड्स क्रॉस ए बोथ साइड्स करने की आदत डालनी होगी। ठीक है, आगे चल के हम वेक्टर इक्वेशन सॉल्विंग के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये जो वेक्टर आया है ये फाइनली ए और एन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डॉट करना चाह रहा हूं ए के साथ में तो जीरो आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर मैं ए के साथ में डॉट करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो मेरा ये जो प्रोसेस है ये एलएचएस में जीरो जनरेट कर रहा है। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी एंड प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। क्लियर हो रहा है? तो ये काफी सिंपल एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि यहां पे अब सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। व्हाट आई कैन इमेजिन नाउ इज कि आपके पास में ऐसे कुछ हो रहा है कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। ऑब्वियसली ये वाला जो म्यू वाला वैल्यू है, ऐसा सोचो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया तो आपके पास में लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी जो है वो म्यू टाइम्स ऑफ ए डॉट सी के बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इक्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहता हूं तो लैम्डा और म्यू कैसे होना चाहिए, सिमिलर टाइप के मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इमेजिन करता हूं कि लैम्डा का वैल्यू ए डॉट सी के बराबर है, लैम्डा का वैल्यू ए डॉट सी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डॉट सी इंटू ए डॉट बी। तो म्यू का वैल्यू मैंने कैसा रखना चाहिए, माइनस ऑफ ए डॉट बी रखना चाहिए। माइनस ऑफ ए डॉट बी रखने से फायदा क्या होगा कि आपके पास में यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी क्रिएट हो जाएगा। सो वी वांट टू क्रिएट द सेम एक्सप्रेशन। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि यहां पे आपके पास में लैम्डा और म्यू किस तरह से होने चाहिए। तो लैम्डा अगर आपके पास में ए डॉट सी है, लैम्डा आपके पास में अगर ए डॉट सी है, व्हाट वी आर कंक्लूडिंग इज इफ लैम्डा इज इक्वल टू ए डॉट सी देन म्यू शुड बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, और यही एक्सप्रेशंस की एक्चुअल वैल्यू आती है। यहां पर आप ये मान सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी हो सकता है सर, और म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो सकता है। बिल्कुल सही है वो थॉट भी, लेकिन आप यहां पे अल्फा की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे सो फॉर ऑल वेक्टर्स दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू दैट वी वांट इज रिटन हियर। लैम्डा की वैल्यू ए डॉट सी एंड म्यू की वैल्यू माइनस ऑफ ए डॉट बी। यहां पर मैंने इक्वेट कैसे किया है, आई होप यहां पे आप समझ पाओगे, इसको थोड़ा शांति से सोचोगे तो। ठीक है, मेरे पास क्या है, ए डॉट बी ऑलरेडी रेफ में लिखा हुआ है, राइट में ए डॉट सी भी है, तो मैंने सोचा इसको लैम्डा को ए डॉट सी बना लो। तो लैम्डा को मैंने ए डॉट सी बना लिया। लैम्डा को जैसे मैंने ए डॉट सी बनाया तो आपके पास में अब म्यू का कैलकुलेशन करने की यहां पे आपके पास में परमिशन आ गई। क्या करो, सबसे पहले तो ए डॉट सी कैंसिल कर दो, ए डॉट सी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आपके पास में माइनस साइन इस तरफ लाके कितना आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहां पे आपके पास में लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसका मतलब मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं बड़ी आसानी से कि आपका जो ए क्रॉस, ये जो आपका पहला एक्सप्रेशन दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो क्या होना चाहिए, बी वेक्टर के साथ में होना चाहिए ए डॉट सी मल्टीप्लीकेशन में, एंड माइनस
ए डॉट बी आना चाहिए सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ए डॉट बी आना चाहिए, माइनस ऑफ ए डॉट बी आना चाहिए, ठीक है, माइनस ऑफ ए डॉट बी। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा यहां पे थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल प्रोडक्ट को ज्यादा आसानी से कैसे लिखा जा सकता है। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है। क्या बात समझ में आ रही? ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। तो अगर मैं यहां पे आपको इसका मतलब फॉर्मूला अगर याद करवा दूंगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। हमने यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग अभी ली है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन क्वेश्चन में अल्टीमेटली अगर इस एक्सप्रेशन का यूज करके आंसर निकलने वाले हैं, देन लेट अस ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वंस एंड फॉर ऑल, है ना। यहां पर देखो आपके पास में आंसर कैसे निकल के आते हैं। आप यहां पे देखो कि लाइन से 3 वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ब्रैकेट किसके ऊपर लगा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे लाइन से 3 वेक्टर्स लिखे हैं, सबसे पहले आपने वो देखना चाहिए, ब्रैकेट को बाद में इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहां पे बीच वाला वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर है। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो बी वेक्टर के साथ में स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर, नहीं तो यहां पे प्लस माइनस की दिक्कत हो जाएगी। यहां पर तीनों में से जो बीच में लिखा हुआ है वहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर हमें पता है कि ये जो फाइनल आंसर है ये ब्रैकेट में जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं उनके कोप्लेनर होता है। उसमें से आपने एक तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो दूसरा वाला कौन सा होगा? जो ब्रैकेट में दूसरी क्वांटिटी बची हुई है वो आपको बाद में लिखना है। जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी क्वांटिटी लिखी हुई है वो आपको बाद में लिखना है। तो यहां पर बी वेक्टर और सी वेक्टर पिक्चर में आ चुके हैं। अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स पहले वाले का कितना हो जाएगा? पहले वाला बी निकालना है, बी का कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो बाकी दोनों का डॉट करो, और अगर सी का कोएफिशिएंट निकालना है तो बाकी दोनों का डॉट करो। जो बचे हुए हैं उनका डॉट करके आपके पास में यहां पे फाइनल रिजल्ट आ जाता है। क्लियर हो रही बात है? इस तरह से अगर आप यहां पे फॉर्मूले को समझते हो, याद रखते हो, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहां पे हम कहीं साइन का मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम यहां पे सही चीजें डॉट कर रहे हैं, है ना, क्या हमने यहां पे कोएफिशिएंट सही लिखे। आपको ऐसा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार बोल के दिखाता हूं मैं आपको। 3 वेक्टर्स लाइन से लिखें, बीच वाले वेक्टर को पहले लिखो, ब्रैकेट में जो दूसरा वेक्टर है उसको बाद में लिखो, ठीक है। बीच में माइनस का साइन तो आएगा ही, बीच में माइनस का साइन तो आएगा ही, ठीक है। अब आपके साथ में कोएफिशिएंट्स क्या है ये पता करना है, तो आपके साथ में बी वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आएगा? बी वेक्टर का कोएफिशिएंट निकालना है तो बाकी दोनों जो बचे हैं उनका डॉट कर लो। और सी वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आएगा अगर ये सोचना है तो सी वेक्टर को अलग कर दो, बाकी दोनों जो बचे हैं उनका डॉट लिख दो। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास एक और रिजल्ट है जिसके अंदर ब्रैकेट एक्चुअली ए क्रॉस बी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से इसको डायरेक्टली भी लिख पाओगे। यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि क्योंकि ब्रैकेट ए क्रॉस बी के ऊपर लगा हुआ है तो यहां पे पहले हमने ए क्रॉस बी किया, मतलब हम ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर गए। फिर उसके बाद कोई तो वेक्टर आया था लेकिन सी के साथ हमने फिर से क्रॉस कर दिया, तो उसका जो रिजल्ट आया वो फिर से कहां चला गया? ए और बी के प्लेन में चला गया। मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो ए और बी के प्लेन वाला वेक्टर आना चाहिए। तो समझो यहां पे कितना डिफरेंस है। ये वेक्टर बी और सी के प्लेन में आंसर दे रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये ए और बी के प्लेन में आंसर दे रहा है। तो ये दोनों इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, है ना, बहुत ही अलग अलग वेक्टर्स हैं। अच्छा, यहां पे फिर से मैं अगर इसका एक्सप्रेशन बनाना चाहूं, जैसे कि मैंने ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको याद कराया, तो मैं कैसे याद करा सकता हूं कि आप यहां पे देखो कि बीच वाला वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर है। तो आपकी कहानी बी वेक्टर से स्टार्ट होगी। ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर है, तो साथ में आपका ए वेक्टर भी आएगा हेल्प करने के लिए। बीच में माइनस का साइन तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब बी वेक्टर का अगर आपको कोएफिशिएंट लिखना है तो कितना लिखोगे? बी वेक्टर का कोएफिशिएंट हो जाएगा आपके पास में ए डॉट सी, ठीक है, और ए वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा आपके पास में? बी डॉट सी, ठीक है। दीज टू रिजल्ट्स आर द ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप सब बच्चों पहले तो आज के लेक्चर में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनका अच्छे से रिवीजन करो, उन पे बेस्ड अगर आपको और भी क्वेश्चंस मिल रहे तो उनको ट्राई करो, ठीक है। आपके अगर कोई डाउट्स रहे थे वेक्टर अलजेब्रा में तो उनको देखो एक बार कि कहीं वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की वजह से तो नहीं आ रहे थे आपको करते, ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके जो डाउट्स हैं वो इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की वजह से अटके हुए थे, ठीक है। ट्राई टू डू दोस डाउट्स वंस अगेन। एंड यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चंस करने की यहां पर अभी थोड़ा सा टाइम क्योंकि नहीं है, सो वी कैन एक्चुअली डू दिस क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बट अंटिल देन अगर आपको लग रहा है कि यहां पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो इसी तरह से क्लासेस अटेंड करते रहो। लेकिन अगर YouTube पे हम इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो आप सोचो जो प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस एजुकेशन के लिए बना है उसके ऊपर कितने अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। यहां पर टीचर्स वही हैं, है ना, लेकिन आप टीचर्स के साथ में अगर ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे क्योंकि वो सिस्टम बहुत अच्छा है तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन और अच्छा बेनिफिट क्या है यहाँ पे कि डेडिकेटेड डाउट डिस्कशन सेशंस हो रहे हैं बच्चों प्लस के ऊपर, और आपको हर हफ्ते टेस्ट देने को मिल रहा है ताकि आप अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे जज कर पाओ,
ठीक है। और ये सब बच्चों आप कर सकते हो केवल 50 से 60 रुपए पर डे यहां पे स्पेंड करके, ठीक है। यूज द कोड JEE Live व्हेनेवर यू ट्राई टू सब्सक्राइब, ठीक है। एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 27,000 में आपको यहां पर मिलेगा, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है यार कि ये प्राइस भी ज्यादा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इंडिया में बहुत ही वेरिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो आपने कभी भी ये मिस आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका रैंक इंप्रूव पक्के से होगा। लेकिन अगर आपके लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, रैंक उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देन वॉट एवर वी आर डूइंग हियर इज ऑल्सो सफिशिएंट। आप यहां पे रैंक भी बहुत अच्छी ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके साइड से डेडिकेशन भी उतना ही ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो बच्चे प्लस के ऊपर आ चुके हैं उनको ऑलरेडी एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। उनके कंपैरिजन में आपको फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप उनके बराबर रैंक रान लायक बन जाओ, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग डेली आफ्टर द लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी JEE चैनल, ठीक है। यहां पर आपके सारे कंसेप्ट कवर होंगे, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। सो अगर आपने किसी ने भी अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो अनअकैडमी JEE चैनल को, जहां पे हम क्वालिटी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके कोई भी लाइव लेक्चर्स बच्चों मिस नहीं होंगे। एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर यहां पर बच्चे हमारी हेल्प कर पाएंगे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, एंड इफ दे कैन शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन विद द हैशटैग JEE Live Daily ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। वी विल ऑल्सो बी एबल टू फॉलो दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। हम देख पाएंगे कि यहां पर कौन बच्चे हमारी यहां पर मदद करना चाहते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और हर बार की तरह बच्चों आपको नोट्स अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू डाउनलोड द नोट्स, कीप देम विथ यू, ताकि आपको यहां पर रिविजन करते समय टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। और सो आज के लिए इतना ही बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।